इत्ती कार में थी। अचानक उसने ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहा। ड्राइवर ने कार रोकी और पीछे मुड़कर उसे देखते हुए बोला, मैम एनी प्रॉब्लम? हाँ, मुझे यहाँ से कुछ काम है। उसने खिड़की से बाहर एक मेडिकल शॉप को देखते हुए कहा। ड्राइवर कार से उतरने लगा तो इत्ती उसे रोकते हुए बोली, आप यहीं रुकिए, मैं कुछ देर में आती हूँ। इतना कहकर इत्ती कार से उतर गई। ड्राइवर ने उसे जाते देखा और जल्दी से किसी को कॉल किया। सामने वाले की बात सुनकर ड्राइवर के चेहरे पर रिलैक्स एक्सप्रेशंस आ गए। मुझे एक प्रेगनेंसी किट चाहिए। नहीं, एक नहीं, 2 या फिर 3। शॉपकीपर ने उस पर एक अजीब निगाह डाली। इत्ती बेफिक्र थी। कुछ देर में इत्ती कार में आकर बैठ गई। वो अपने रूम में आई। उसने अपना बैग बेफिक्री से सोफे पर फेंका और जल्दी से वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम में इधर-उधर देखने के बाद उसने अपने हाथ में पकड़े पैकेट्स को एक कोने में छिपा दिया। उसने एक गहरी सांस ली। काश अभी ही चेक कर पाती, बट इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अर्ली मॉर्निंग करना है। अगर रिजल्ट नेगेटिव हुआ तो मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। डाइनिंग टेबल पर सिंह फैमिली के एल्डर मेंबर्स के अलावा कीर्ति और सुहानी मौजूद थे। कीर्ति आंखों में अजीब सी नफरत और चमक लिया सुहानी को देख रही थी। उसने अपनी पकड़ स्पून पर कर ली। अचानक ही उसने मुस्कुराते हुए तेजस्वी सिंह को देखा। दादी सा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसकी बात सुनकर सब उसे देखने लगे। कीर्ति ने मुस्कुराते हुए सुहानी को देखा। मैंने अपनी बहन सुहानी के लिए कुछ फैसला लिया। सुहानी गौर से उसे देखने लगी। बोलिए। वो मेरा एक बिजनेस पार्टनर है, प्रलय, जो सुहानी से शादी करना चाहता है। ये सुनते ही सुहानी के एक्सप्रेशन फीके पड़ गए। कीर्ति ने हल्की नजर उस पर डाली और फिर से मुस्कुराते हुए तेजस्वी सिंह की ओर देखते हुए बोली, प्रलय एक काफी सुलझा हुआ इंसान है, उसे सुहानी जैसी ही कोई सीधी लड़की चाहिए। आप बताइए, क्या मैं उसकी फैमिली को बुलाऊं? अचानक शादी? सुहानी बीच में बोल उठी। वो कुछ नाखुश थी। हाँ बेटा, अचानक सुहानी की शादी। तेजस्वी सिंह भी कुछ परेशान हो गईं। बाकी किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था, लाजमी उन्हें सुहानी से कोई मतलब नहीं था। अचानक नहीं। सुहानी अब जॉब करती है, अपने पैरों पर खड़ी है, आखिर कभी न कभी तो उसकी शादी करेंगी न आप। उसकी शादी के बाद ही आप उसकी जिम्मेदारी से आज़ाद होंगी। और सुहानी मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं खुद उसके लिए परेशान हूं। और आजकल का माहौल। तेजस्वी सिंह सोच में पड़ गई। उन्हें कीर्ति की बात सही लगी। वैसे भी सब जानते थी कीर्ति सुहानी को कितना मानती है, अपनी बहन इत्ती से भी ज्यादा। लेकिन सुहानी जरा भी खुश नहीं थी, उसके चेहरे पर बेचैनी थी। बस एक बात है कि प्रलय का एक बार डाइवोर्स हो चुका है। ये सुनकर सुहानी की नाराज आंखें फैल गईं। तेजस्वी सिंह के कुछ बोलने से पहले कीर्ति जल्दी से आगे बोली, वो उसकी वाइफ ही टॉक्सिक थी और डाइवोर्स कोई बड़ी बात नहीं है। प्रलय एक काबिल इंसान है, रिच एंड सेटल्ड है, हमारी सुहानी के लिए परफेक्ट है। मुझे पता है आप खुद भी सुहानी के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ रही थी, लेकिन सुहानी के मिडिल क्लास बैकग्राउंड की वजह से काफी लोगों ने मना कर दिया। भले ही वो सिंह पैलेस में रहती है, बट वो हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है और हर कोई अपने बराबरी में शादी करना चाहता है। बट प्रलय या उसकी फैमिली को सुहानी के बैकग्राउंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें बस एक सुलझी हुई सिंपल सी लड़की की ख्वाहिश है, जो हमारी सुहानी है। कीर्ति ने सुहानी को देखा, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था। दिल ही दिल में वो शैतानियत से मुस्कुराई। उसने नजर घुमाकर तेजस्वी सिंह को देखा, जो कुछ सोच रही थी। ये देखकर उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। डिनर के बाद वो उठाकर अपने रूम में आ गईं। वो अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गई। उसकी नजर बार बार गेट की ओर जा रही थी। कुछ 10 मिनट बाद उसके रूम का डोर खुला। सुहानी परेशान सी अंदर आई। दी कीर्ति ने नासमझी से सर उठाकर देखा। क्या हुआ? अभी आप नीचे क्या बोल रही थी? शादी, वो भी एक डाइवोर्सी से? उसने कुछ परेशान लहजे से कहा।
लेकिन उसकी आंखों में चिढ़ आज कीर्ति साफ देख पा रही थी। वो मुस्कुराते हुए खड़ी हुईं। क्यों, डाइवर्सी से क्या प्रॉब्लम है? वो उसकी ओर कदम बढ़ाने लगीं। मेरे आकाश से शादी करने के ख्वाब देखती हूँ। तुम्हारा ख्वाब पूरा तभी होगा जब उसका मुझसे डाइवोर्स होगा, तब वो भी तो डाइवोर्सी हो जाएगा। कीर्ति उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी बात सुनकर सुहानी का दिमाग सुन्न पड़ गया। वो मुंह खोले उसे देखने लगी। आप क्या कह रही हैं? कीर्ति ने झटके से उसकी बाजू पकड़ी, फिर उसे एक के बाद एक न जाने कितने थप्पड़ मारे। लगातार मारती गईं। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? घाटियां लड़की, वो गुस्से से चीखी। उसका हाथ लगातार सुहानी के गाल पर वार कर रहा था। उसने सुहानी को झटका। सुहानी की नाक से खून निकल रहा था। उसका गाल बेहिसाब जख्मी और लाल हो गया था। इस वक्त सुहानी कुछ सोचने के काबिल नहीं थी। कीर्ति आगे आईं। उसने जोर से सुहानी का बाल जकड़ लिया। वो उसका चेहरा उठाते हुए बोली, घाटियां लड़की, तुझे मैंने अपनी बहन समझा। अपनी खुद की बहन से ज्यादा तुझ पर यकीन किया और तू मेरा ही घर बर्बाद करने के ख्वाब देख रही थी। बहुत गलत किया। तूने साबित कर दिया कि तू हालात से ही नहीं अपने ज़मीर से भी गरीब है। तेरा वक्त अब इस घर में पूरा हो गया। अमीर बनने के लिए तुझे एक अमीर इंसान की तलाश है न? मैंने ढूंढ दिया है तेरे लिए वो अमीर इंसान विद ट्विस्ट, जो सरप्राइज है। कहते हुए कीर्ति ने उसका दूसरा गाल भी लाल कर दिया। सुहानी का सारा चेहरा जख्मी हो गया था। वो खड़ी रहने के काबिल नहीं थी। आहार्य रात में वापस आया। रूम में कदम रखते ही उसकी नज़र सबसे पहले इत्ती पर गई। हाँ, वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था क्योंकि वो पूरा ब्लैंकेट में ढकी हुई थी। आहार्य को यकीन था जरूर वो ब्लैंकेट के अंदर फोन चला रही होगी। वो बेड के करीब उसके सिरहाने पर जाकर खड़ा हो गया। उसने इत्ती के चेहरे से ब्लैंकेट हटाया तो हैरान रह गया। वो सो रही थी। ये इतनी जल्दी कैसे सो गईं? आहार्य ने उसके माथे को छुआ। उसे सुकून आया क्योंकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल था। अचानक ही उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना शर्ट और कोट निकालकर एक और बेड पर फेंका। फिर उसके ऊपर से ब्लैंकेट उठाकर उसके ऊपर आ गया। कुछ भार महसूस कर इत्ती की नींद टूट गई। मुझे सोने दीजिए, कल मुझे एक जरूरी काम करना है। आहार्य ने दोनों को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और उसकी शर्ट के बटन्स खोलने लगा। अब क्या गड़बड़ करने वाली हो तुम? इत्ती ने बमुश्किल अपनी आंखें खोली। उसे शर्ट लेस देख उसकी आंखें झपकने लगीं। मेरी छोड़िए, आप बताइए आप क्या गड़बड़ करने वाले हैं? उसकी आवाज नींद से बोझिल थी। आहार्य बिना कुछ कहें उसकी गर्दन चूमने लगा। इत्ती की सारी नींद हवा हो गई। वो उसके दोनों कंधे को पकड़कर उसे खुद से दूर करने लगीं। नींद आ रही है मुझे। आहार्य ने उसकी गर्दन से सर निकाला और उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके दोनों ओर तकिए पर दबा दिया। भूल गईं, हम बेबी प्लानिंग कर रहे हैं। इतना कहकर वो उसके होंठों पर झुका। इत्ती ने इंतजार किया जब तक उसने उसके होंठों को न छोड़ा। आहार्य ने उसके होंठों को जैसे ही छोड़ा वो हांफते हुए बोली, आप रोज रोज इसका फायदा उठाते हैं। वो गुस्से से उसे घूरने लगीं। रोज रोज फायदा उठाऊंगा तभी तो हमें रिजल्ट जल्दी मिलेगा। आहार्य ने अपनी आई विंक की। आगे बगैर उसे कुछ कहना का मौका दिए उस पर हावी हो गया। सिरोही। शिवराज सिंह गहरी नींद में थे। अचानक ही वो उठकर बैठ गए। उनके माथे पर पसीना था। उन्होंने सर घुमाकर अपने बगल में सो रही मेघा सिंह को देखा। वो उठ न जाए इस चीज का एहतियात कर वो ध्यान से अपने ऊपर से ही चादर हटाकर बेड से उठ गए। बालकनी में खड़े वो काले सिया आसमान को एकटक देख रहे थे। उनकी आंखों में एक किस्म का गिल्ट था। इतने सालों से एक रात ऐसी नहीं है जब मैं सुकून से सोया हूं। काश उस वक्त में डरता न अपनी गलती मेघा को बता देता। लेकिन मैं उस वक्त अपनी गलती मानने की जगह उस मोहिनी के बहकावे में आ गया। बस उसके बाद सब उलझता गया।
मुझे एक और मौका मिला था जब मैं अपनी गलती सुधार सकता था, लेकिन तब भी मैंने बुज़दिली का दामन न छोड़ा। अगर मेरी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने अपने दिल वाली जगह पर हाथ रखा जहां उन्हें हल्का दर्द हो रहा था। एक हाथ से वो कसकर रेलिंग को पकड़कर खड़े हो गए। उनके माथे पर पसीना उभरने लगा था। सुबह जल्दी ही इत्ती की नींद खुल गई। उसकी आदत थी वो किसी चीज के लिए एक्साइटेड होती तो उसकी नींद उसी वक्त पर खुलती जिस वक्त वो अहद करती। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसे अपने ऊपर कुछ भारी सा एहसास हुआ। उसने आहार्य के हाथ को देखा, फिर सर घुमाकर उसे जो पेट के पल उसकी ओर मुंह किए लेटा था। इत्ती ने उसका हाथ झटक दिया। आहार्य की नींद टूट गई। उसने सर उठाकर इत्ती को अपनी नींद भरी आंखों से देखा। क्या हुआ? आप अपना ये भारी सा हाथ मुझ पर रखकर क्यों सो रहे हैं? क्या आप मुझे पिचकना चाहते हैं? आहार्य ने सर घुमाकर सामने वॉल पर लगी घड़ी में वक्त देखा। 4 बज रहे थे। फिर उसने इत्ती की ओर सर घुमाया। बाद में लड़ना, अभी सो जाओ। इतना कहकर आहार्य ने उसके कंधे पर सर रख लिया। इत्ती उसके बाल खींचते हुए बोली, अपना भारी सा सर मेरे ऊपर से उठाइए। मुझे वॉशरूम जाना है। आहार्य ने अपना सर पिलो पर रख लिया। इत्ती उठकर बैठ गईं। हाथ बढ़ाकर उसने आहार्य के साइड में बेड पर पड़ी उसकी शर्ट उठाकर पहन ली। वॉशरूम में आकर इत्ती ने जल्दी से अपना छुपाया पैकेट निकाला। वो नर्वस थी। इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के बाद उसने सिर्फ 2 सेकंड वेट किया। एक डिसअपॉइंट नजर किट पर शो हो रही उस एक लाइन पर डालकर उसने उसे डस्टबिन में फेंक दिया। उसका दिमाग खराब हो गया था। वो भागते हुए रूम में आईं। फिर झटके से आहार्य के ऊपर चढ़कर बैठ गईं। आहार्य पेट के बल सोया था। इत्ती उसकी पीठ पर मुक्के मारने लगी। आपकी बेकार मेहनत का रिजल्ट नेगेटिव है। आहार्य चौंक कर उठ गया। उसके सीधे होते ही इत्ती एक ओर गिर गईं। आहार्य सीधा होकर लेटा तो इत्ती जल्दी से उसके एब्स पर आकर बैठ गईं। इस बार वो उसके सीने मारने लगीं। आपने दिल से मेहनत नहीं की इसलिए रिजल्ट नेगेटिव आया। आप बहुत बुरे हैं। आपने जानबूझकर किया ना। आपको तो वैसे भी बेबी नहीं चाहिए था। आहार्य ने उसकी सारी बात सुनी और फिर उसकी दोनों कलाइयां पकड़ लीं। तुमने टेस्ट किया? इत्ती ने रोते हुए सर हिला दिया। और टेस्ट नेगेटिव था। वो रोते हुए गुस्से से उसे घूरने लगीं। इसमें रोने की क्या बात है? हम ट्राई कर रहे हैं न, और ये और भी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तुम पेशेंस। मुझसे बात मत करना अब। इत्ती ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और उसके ऊपर से उतरकर बेड पर उसकी ओर पीट कर लेट गईं। आहार्य ने एक गहरी सांस ली। वो पीछे से उसकी कमर में हाथ डालते हुए बोला, मैंने पहले ही समझाया था न कि तुम्हें पेशेंस रखना है। इत्ती कुछ नहीं बोली। आहार्य ने उसे काफी मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और न जाने कब सो गई। बात लेने के बाद आहार्य ने अपनी कमर पर टॉवेल लपेटा और दूसरा टॉवेल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उसकी नजर डस्टबिन पर गई। उसकी आंखें छोटी हो गईं। उठो, मुझे सोने दीजिए और मुझसे बात मत करो। आहार्य ने उसका बाजू पकड़कर उसे बैठाया और उसके चेहरे के सामने कुछ लेकर आया। ये क्या? इत्ती बोलते बोलते रुक गईं। उसकी सारी नींद हवा हो गई। उसने जल्दी से आहार्य के हाथ से प्रेगनेंसी किट लिया। ये 2 लाइन कैसे? उसने आहार्य को देखा जो उसे घूर रहा था। वो हकलाते हुए बोली, तब सच में सिर्फ 1 लाइन थी। अच्छा, तुमने कितनी देर वेट किया था? कुछ 2 सेकंड्स। उसने नजरें ऊपर कर आहार्य को देखा जो उसे अफसोस से देख रहा था। जब मैंने 1 लाइन देखी तो मुझे गुस्सा आ गया, फिर मैंने फेंक दिया। मुझे क्या पता था कि बाद में ये पॉजिटिव हो जाएगा। यही वजह थी कि मैं अभी बेबी प्लान नहीं करना चाहता था। तुम। इत्ती जल्दी से बेड से उतर गईं। मेरे पास 2 और हैं, मैं उनसे भी टेस्ट करके आती हूँ।
वो वॉशरूम की ओर बढ़ते हुए बोलीं। ये काम तुम पहले नहीं कर सकती थी? आहार्य दांत पीसते हुए बोला। कैसे करती? पहली बार में नेगेटिव देखकर मुझे गुस्सा आ गया था। इतना कहकर उसने जल्दी से डोर बंद कर लिया। आहार्य ने अपने सर को सहलाया। ये भी एक वजह थी बच्चा न चाहने की। वो जानता था इत्ती किस कदर इम्पेशेंट और केयरलेस थी। उसे कुछ महसूस हुआ। वो अपनी हथेली चेहरे के सामने लाया, जो पसीने से भीगने लगी थी। वॉशरूम का डोर खुला। वो बेड से उठता। उससे पहले ही इत्ती जल्दी से भागते हुए आकर उसके ऊपर चढ़ गईं। उसकी खुशी देख आहार्य समझ गया। दिखाओ। इत्ती उससे थोड़ा दूर हुई और अपनी हथेली उसके आगे खोल दी। आहार्य ने उसकी हथेली की ओर देखा, जहां 2 किट थी और दोनों पर ही 2 लाइंस थी। इत्ती खुशी से चीखते हुए बोली, फाइनली आई एम प्रेग्नेंट। इत्ती का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी नजरें अपनी हथेली पर थी। अपनी हथेली पर रखी उन किट्स को देखकर उसका दिल एक नई खुशी का एहसास कर रहा था। उसने सर घुमाकर आहार्य को देखा। मैं आपको बता नहीं सकती मैं आज कितनी ज्यादा खुश हूं। कहते हुए वो आहार्य के गले लग गईं। आहार्य के चेहरे पर मिक्स्ड एक्सप्रेशंस थे। वो कुछ सोच रहा था। उसने इत्ती की पीठ पर हाथ रखा और सहलाने लगा। इत्ती उससे कुछ दूर हुई। मैं ये न्यूज़ सबको बताने जा रही हूं। उसकी बात सुनकर आहार्य की आंखें सर्द हो गई। इत्ती उसकी गोद से उठने लगी तो आहार्य ने उसकी कमर को पकड़कर वापस उसे अपनी गोद में बैठा लिया। इत्ती उसे हैरानी से देखने लगी। क्या कर रहे हैं? मुझे सबको बताना है। तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी? आहार्य ने सख्ती से कहा। किसी को न बताओ से क्या मतलब है आपका? आहार्य उसके चेहरे को देखते हुए इमोशनलेस वे में बोला, मेरा मतलब है कि तुम अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ किसी से शेयर नहीं करोगी। लेकिन क्यों? इत्ती खासी हैरान हो गई। उसकी बात पर आहार्य खामोश हो गया। बताइए ना, मैं क्यों ना कहूं किसी से? इत्ती को उसकी खामोशी चुभी थी। आहार्य ने आगे कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर इत्ती को गुस्सा आ गया। वो आहार्य की गोद से उठी और उसे नाराजगी से देखते हुए बोली, ये इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, मैं अपनी फैमिली के साथ इसे शेयर करना चाहती हूँ। इतना कहकर वो इधर-उधर अपना फ़ोन ढूंढने लगी, जो उसे सोफे पर पड़ा दिखा। इत्ती सोफे के करीब गई। उसने अपना फ़ोन उठाया। न जाने कब आहार्य उसके पीछे आ गया था। इत्ती कॉल मिलाती उतने में आहार्य ने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया। मैंने कहा ना तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। पागल हो गए हैं क्या? भला मैं इतनी बड़ी न्यूज़ किसी से क्यों नहीं बताऊं? वो हैरान और फ्रस्ट्रेट थी। ये देखकर आहार्य ने खुद को काम किया। वो डेस्परेटली उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ, क्या तुम मेरी एक छोटी सी बात नहीं मान सकती? तुम क्यों नहीं समझती? समझती हूँ। हमेशा। लेकिन वो आप हैं जो हमेशा मुझसे हर बात छिपाते हैं। इत्ती बेहद हर्ट थी। आहार्य ने उसके सर को अपने सीने पर रख लिया। बस मुझे थोड़ा वक्त दो, उसके बाद मैं कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, सब तुम्हारे सामने होगा, प्लीज। इत्ती कुछ पल की खामोशी के बाद बोली, ठीक है। लेकिन ज्यादा वक्त तक मैं इस न्यूज़ को हाइड नहीं रखूंगी। आपको पता है ना मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, लेकिन सिर्फ आपके लिए मैं सब्र कर लेती हूँ। 2 साल पहले भी किया था और आज भी कर लूंगी। वो उससे दूर हो गईं। आहार्य समझ गया वो तंज कस रही थी। ओके। मैंने कभी डिनाई नहीं किया कि तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी वाइफ हो। इत्ती के होठों पर मुस्कुराहट आने को हुई जिसे उसने ज़ब्त कर ली। ठीक है। ज्यादा बटरिंग करने की जरूरत नहीं है। आहार्य मुस्कुराया और उसके होठों पर झुका तो इत्ती उससे एक कदम दूर हो गई। आहार्य ने उसे घूर कर देखा। मुझे लगता है हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि प्रेगनेंसी किट के रिजल्ट्स गलत भी तो हो सकते हैं। आहार्य ने अपनी आईब्रोज रेज की। तुम्हें बड़ा मालूम है। इत्ती इधर-उधर देखते हुए बोली,
मैंने 2 साल पहले भी टेस्ट किया था, इसलिए मुझे पता है। उसने आहार्य की ओर निगाह की तो पाया वो नॉर्मल था। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। यानी आपको पता था? ऐसा हो सकता है मुझे पता न हो। इत्ती उसके हाथ पर मारते हुए बोली, कब से पता था आपको? जिस दिन तुमने इस काम को अंजाम दिया था। इत्ती ने फ्रस्ट्रेशन से अपनी मुट्ठी कस ली। आपको हर बात क्यों पता होती है? कोई ऐसी बात है जो आपको नहीं पता है? आहार्य ने सर हिलाया, शायद ही ऐसी कोई बात है, बट अपनी वाइफ से रिलेटेड मुझे हर बात पता है, एंड आई एम श्योर अबाउट दैट। इत्ती ने अपनी आंखें घुमाई, कहीं ना कहीं वो ये बात बखूबी जानती थी। अच्छा, अब मैं रेडी होकर आती हूँ, फिर हम डॉक्टर के पास चलेंगे। इत्ती जाने के लिए मुड़ी तो आहार्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। इत्ती पलटी और उसने अपने हाथ की ओर देखा। क्या हुआ? हम बाद में डॉक्टर के पास जाएंगे, अभी मुझे कुछ काम है। इत्ती ने उसकी बात सुनी तो उसे शदीद गुस्से का एहसास हुआ। उसने आहार्य का हाथ झटक दिया। काम है से क्या मतलब है आपका? मुझसे जरूरी कौन सा काम है आपको? इत्ती उससे एक कदम दूर हो गईं। वो फ्रस्ट्रेट होते हुए बोली, मुझे तो लगता है आप खुश ही नहीं हैं। ऐसा नहीं है। आहार्य ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो इत्ती ने दोबारा उसका हाथ झटक दिया। ऐसा ही है, आपने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। गुस्से से कहते हुए जाकर बेड पर लेट गईं। उसने खुद को पूरा चादर से कवर कर लिया। आहार्य उसके पास आकर बैठा। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुमने प्रॉमिस किया था कि कंसीव करने के बाद तुम गुस्सा नहीं करोगी, समझाया था न, इससे तुम्हारी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा। इत्ती ने अपने ऊपर से चादर एक और फेंकी और उठकर बैठ गई। गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? आप अपने आप को देखिए, किसी भी एंगल से लग रहा है कि आप जरा भी खुश हैं। बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। आहार्य ने हाथ बढ़ाकर उसके गाल पर हाथ रखा। तुम्हें क्यों लगता है मैं खुश नहीं हूं? इत्ती उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्या आप सच में खुश हैं? आहार्य ने पलकें झपकाई। मैं बहुत खुश हूं। वो रुका, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मैं टेंस्ड हूं। टेंस्ड? लेकिन क्यों? इत्ती हैरान हो गई। आहार्य ने अपना दूसरा हाथ उसके दूसरे गाल पर रखा और उसके सर से अपना सर जोड़ते हुए बोला, टेंस्ड क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। टेंस्ड क्योंकि मैं जानता हूं तुम कितनी इम्पेशेंट हो। टेंस्ड क्योंकि मैं जानता हूं तुम जरा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो उसकी नाक पर किस करते हुए आगे बोला, तुम्हें पता है मैं इस वक्त किस कदर पैनिक कर रहा हूं। मेरे अंदर मिस्ड फीलिंग्स हैं। एक खुशी है कि मेरी चेरी इतनी बड़ी हो गई है कि आज वो हमारे बच्चे की मां बनने वाली है, और दूसरी ओर मैं बेहद परेशान हूं कि तुम ये सब कैसे हैंडल करोगी। आहार्य ने अपना सर उससे कुछ दूर किया। वो बहुत ही गहराई से इत्ती की आंखों में देख रहा था। उसके हाथ अभी भी इत्ती के गाल पर थे। अपने दोनों अंगूठे से वो उसके दोनों गालों को सहला रहा था। आप है ना? मुझे पता है आप मेरा बहुत ख्याल रखेंगे, जैसे हमेशा रखते हैं, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था न कि मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। आई प्रॉमिस मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। मुझे सब याद है। अच्छा बताऊं क्या क्या याद है? इत्ती अपनी उंगली की हर लकीर पर अपनी बात गिनते हुए बोली, वक्त पर सोना है, खाने में नखरे नहीं करने, ज्यादा फोन यूज नहीं करना, फजूल गुस्सा नहीं करना, सुबह जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। आहार्य उसकी बातें सुनते हुए मुस्कुरा रहा था। ऐसे मत हंसिए। भूली नहीं हूं मैं, आपने कैसे सारी रात मुझे ये रूल्स अच्छे से याद करवाए थे। आप न एक डेविल हैं जो हमेशा मुझे ट्रिक करते हैं। उसने गुस्से से मुंह फुला लिया। आहार्य उसकी बात पर हंस पड़ा। इत्ती रेडी होते हुए आहार्य कोस रही थी। उसे तो लगा था आहार्य उसे ऑफिस जाने से मना करेगा, लेकिन आहार्य ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि उसे ऑफिस आना है। मिरर के सामने खड़ी वो अपनी वॉच पहनते हुए बोली,
आखिर इतना खड़ूस कोई कैसे हो सकता है। अपना बैग उठाकर वो रूम से निकल गईं। वो लिविंग हॉल से गुजर ही रही थी कि उसे सामने से आती हुई सुहानी दिखी, जो अपना फेस दुपट्टे से ढके जल्दी में अंदर आ रही थी। उसका ध्यान इत्ती पर नहीं था, इसलिए वो अचानक उससे जा टकराईं। टकराने से उसका दुपट्टा उसके चेहरे से हट गया। इत्ती को देखकर वो जल्दी से फिर से अपने चेहरे को कवर करने लगीं, लेकिन इत्ती उसके चेहरे को देख चुकी थी। ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? सुहानी उसके बगल से गुजरने वाली थी कि इत्ती ने अचानक से कहा। सुहानी रुक गईं। वो उसे देखते हुए अपने दांत पीसते बोली, तुम्हें उससे क्या? इत्ती ने अपनी आंखें चढ़ाई और ठंडी सी आवाज में बोली, ऑफ कोर्स। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं बस पूछ रही थी क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर ये टैटू काफी सूट कर रहा है। भद्दा दिल और भद्दी शक्ल, क्या डेडली कॉम्बिनेशन है ना? उसकी बात सुनकर सुहानी का खून खौल उठा। वो उसके बगल से गुजर गईं, लेकिन जाते हुए उसने जानबूझकर अपने कंधे से इत्ती के कंधे को ठोकर मारी। उसकी हरकत पर इत्ती ने डिस्गस्ट सा फेस बनाया। कितनी लोअर क्लास हरकत थी। इत्ती की कार सिंह कॉर्पोरेशन के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। वो अपनी धुन में चलती हुई ऑफिस के अंदर जा ही रही थी कि उसका फोन रिंग हुआ। उसने देखा तो आहार्य उसे कॉल कर रहा था। उसने कॉल पिक किया और अपने कान पर लगाया ही था कि उधर से आहार्य ने जैसे उसे ऑर्डर दिया, सीधे मेरे केबिन में आओ। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। ऑफिस में आते ही बिल्कुल खड़ूस बॉस बन जाते हैं, गुस्से से कहते हुए इत्ती सीक्रेट लिफ्ट की ओर चली गईं। लिफ्ट सीधा आहार्य के केबिन में खुली। इत्ती ने जैसे ही केबिन में कदम रखा, उसकी नजर आहार्य के सामने बैठी किसी औरत पर गईं। आहार्य के सामने किसी औरत को बैठा देख उसकी आंखें छोटी हो गई। आहार्य उसे ही देख रहा था, उस औरत की नजर भी इत्ती पर टिकी हुई थी। इत्ती तेज कदमों से आहार्य के करीब आई। वो कुछ कहते कि आहार्य ने उसका हाथ थाम लिया, फिर वो सामने बैठी उस औरत को देखते हुए बोला, शी इज माई वाइफ। चेक हर। आहार्य की बात सुनकर इत्ती कुछ कंफ्यूज हो गई। आहार्य अपनी चेयर से उठा। चलो, वो इत्ती को कैबिन में बने पर्सनल रूम की ओर ले जाते हुए बोला। ये कौन है? इत्ती ने सर उठाकर उसे देखते हुए पूछा। डॉक्टर, आहार्य ने जवाब दिया। डॉक्टर भी दोनों के पीछे रूम में आई। आहार्य ने इत्ती को बेड पर बैठाया और एक ओर खड़ा हो गया। डॉक्टर इत्ती को चेक करने लगी। कुछ 3 मिनट बाद वो आहार्य को देखते हुए बोली, शी इज प्रेग्नेंट। आहार्य ने कुछ नहीं कहा, वो बस इत्ती को देख रहा था। डॉक्टर के वहां से जाने के बाद आहार्य इत्ती को देखते हुए बोला, रेस्ट करो। उसकी बात सुनकर इत्ती ने अजीब सा मुंह बनाया। अगर रेस्ट ही करना था तो मैं घर पर ही ना कर लेती। आपने मुझे ऑफिस क्यों बुलाया? रेस्ट करने के लिए। उसकी बात सुनकर इत्ती इरिटेट हो गई। वो अब आहार्य को गुस्से से देख रही थी। आहार्य ने उसके बालों को सहलाया, सो जाओ। इत्ती बेड से उठकर खड़ी हुई, मुझे नहीं सोना, मुझे याद आया मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग है, मैंने वैसे ही इस वीक 2 दिन का ऑफ लिया था। आहार्य ने उसके कंधों को पकड़कर उसे वापस बेड पर बैठाया, अभी सिर्फ रेस्ट करो। इतना कहकर वो केबिन से चला गया। इत्ती चिढ़ गई, हमेशा अपनी मर्जी चलाते हैं। डॉक्टर ड्राइव कर रही थी, तभी बीच सड़क पर कुछ गाड़ियों ने उनकी कार को घेर लिया। उन्होंने झटके से ब्रेक लगाया और घबराई हुई सी विंडो से बाहर उन कार्स को देखने लगी। उनकी कार के एकदम सामने वाली कार से कुछ आदमी निकले और उनकी कार की ओर बढ़ने लगे। उनकी कार के करीब आकर उनमें से एक ने कार का दरवाजा खोला और जबरदस्ती उन्हें कार से निकालकर अपनी कार की ओर ले जाने लगा। डॉक्टर चीखते हुए बोलीं, आखिर तुम लोग कौन हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? प्लीज लीव मी। लेकिन उनमें से कोई एक लफ्ज नहीं बोला, बस उन्हें जबरदस्ती अपनी कार में बैठाकर वो सारी कार्स वहां से चली गई। वहां रह गई तो सिर्फ डॉक्टर की कार उस सुनसान सड़क पर। कुछ आधे घंटे बाद आहार्य दोबारा केबिन से अटैच रूम में आया तो पाया इत्ती सो रही थी। उसे देखकर आहार्य के चेहरे पर सुकून आ गया।
उसने इत्ती का ब्लैंकेट ठीक किया और उसके माथे पर बेहद प्यार से 3 से 4 दफा किस करके वहां से चला गया। कौन हो तुम लोग? आखिर मुझे क्यों किडनैप किया है? इस वक्त डॉक्टर एक चेयर से बंधी चीख रही थी। उन्हें नहीं पता वो कहाँ थी। बस वो अपने चारों ओर उस खाली कमरे को देख रही थी, जो एक पीली बल्ब से रोशन था। उन्होंने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो घबराते हुए सामने देखा। दरवाजा खुला और अपने सामने खड़े शख्स को देखकर वो हैरानी से बोली, मिस्टर सिंह। आहार्य ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से कमरे के अंदर आया और उनसे कुछ दूरी पर आकर खड़ा हो गया। डॉक्टर एक बार फिर घबराते हुए बोली, मिस्टर सिंह, आपने मुझे किडनैप क्यों किया है? क्योंकि मैं आपको खुला छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता, वो सर्द लहजे से बोला। डॉक्टर की आंखों में परेशान छा गईं। वो नासमझी से बोली, आपका क्या मतलब है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं। वो एक्सप्रेशनलेस था। बस आप जानती हैं कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और आपको खुला छोड़ा तो मेरे दुश्मनों तक ये बात पहुंच जाएगी। ट्रस्ट में, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं जानता हूं। फिर आपने मुझे किडनैप क्यों किया है? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, डॉक्टर रोते हुए बोली। आहार्य के चेहरे के एक्सप्रेशंस नहीं बदले। डोंट वरी, यहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना कहकर वो वहां से चला गया। डॉक्टर चीखती रही, लेकिन आहार्य जैसे बेदिल था, उसे कोई रहम न आया। अकाय, मैं जानता हूं तुम भाभी सा के पास जाना चाहते हो, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है। आकाश अकाय को गोद में उठाए गार्डन एरिया में चल रहा था। उसकी बात सुनकर आकाय उसे गुस्से से घूरने लगा। अगले ही पल उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से आकाश के गाल पर वार किया। आकाश चीख उठा, यू वाइल्ड बॉय, बिल्कुल अपनी मॉम पर गए हों। बोलते बोलते वो खामोश हो गया। उसकी आंखों में एक दर्द था। उसने अपने चेहरे से आकाय के हाथ को हटाया। बेबी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो तुम चाहते हो फिलहाल वो नहीं हो सकता, प्लीज थोड़ा वेट करो। आकाय ने जैसे ही उसकी बात समझी, रोना शुरू कर दिया। आकाश ने उसे काफी चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वक्त के साथ उसका रोना बढ़ता गया। वो काफी दिन से आकाश से जिद कर रहा था, जिसे आकाश बेबसी से टाल रहा था, लेकिन आज शायद आकाय ने भी जिद पकड़ ली थी। आखिर आकाश हार मानते हुए बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें वो करना होगा जो मैं तुम्हें समझाऊंगा। आकाय चुप सा उसे देखता रहा। हाँ, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन आकाश समझ गया कि वो उसकी बात समझ गया है। आहार्य वापस ऑफिस आया। अपने केबिन में आकर वो केबिन से अटैच रूम में गया, तो पाया रूम में इत्ती नहीं थी। ये देखकर उसकी आंखें छोटी हो गईं। उसने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और इत्ती को कॉल किया। तुम कहाँ हो? उसके कॉल पिक करते ही आहार्य ने सवाल किया। मैं वापस घर आ गई हूं। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ आराम करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने बेड पर कर लूं। अच्छा, ओके, बाय। मैं पहुंच गई। इत्ती ने कॉल काट दिया। वो कार से बाहर आई। कुछ देर आकाश आकाय को ऐसे ही अपनी गोद में उठाए इधर उधर टहलता रहा। उसकी नजर बाहर की ओर थी। आकाय उसे चिढ़े हुए चेहरे के साथ देख रहा था। थोड़ा सब्र रखो, उन्हें आने तो दो। आकाश ने दूर से आती कार को देखा और जल्दी से आकाय को गोद से नीचे उतार दिया। वो झुका और उसने आकाय के पैरों से उसके शूज निकाल दिए। उसके शूज हाथ में लेकर वो जाकर एक पेड़ के पीछे छिप गया। आकाय धम से घास पर बैठ गया, जैसे वो कितना बेसहारा था। आकाश ने दूर से उसकी एक्टिंग देखी और उसी के शूज को अपने सर पर मारा। मेरा ओवर एक्टर बेटा। पैलेस के अंदर जाते हुए इत्ती की नजर गार्डन में अकेले खड़े आकाय पर पड़ी। वो रुककर उसे देखने लगी। आकाय ने जब इत्ती को देखा तो खड़ा हो गया। वो लगातार उसी की ओर देख रहा था।
जब इत्ती ने उसकी ओर देखा तो वो एक्साइटेडली अपने हाथ उसकी ओर बढ़ाने लगा। वो चाहता था इत्ती उसे गोद में उठाए। इत्ती का दिल उसके पास जाने के लिए तड़प रहा था। अपने इमोशंस को काबू कर उसने अपनी नजरें फेर लीं। जिस पल इत्ती ने उससे नजरें फेरी, आकाय की आंखों में आंसू आ गए। अचानक इत्ती को कुछ ध्यान आया। उसने दोबारा अकाय की ओर देखा। वो नंगे पैर घास पर खड़ा था। जब दोबारा इत्ती ने उसकी ओर देखा तो उसने तेजी से रोना शुरू कर दिया। इत्ती तेज कदमों से उसके करीब आईं। वो जैसे ही उसके सामने आकर बैठी, आकाय उससे लिपट गया। वो जोर जोर से रोने लगा, जैसे वो जता रहा था कि उसने इत्ती को कितना मिस किया। इत्ती परेशानी से बोली, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? वो भी बगैर शूज के। इत्ती ने उसके पैरों को चेक किया और चैन की सांस ली, क्योंकि आकाय के पैरों में कोई चोट नहीं आई थी। उसने आकाय को खुद से दूर करने की कोशिश की। वो देखना चाहती थी कि कहीं उसे और कहीं तो चोट नहीं आई। लेकिन शायद आकाय को लगा कि इत्ती उसे छोड़कर चली जाएगी, इसलिए वो उससे और ज्यादा चिपक गया। मैं कहीं नहीं जा रही। बेबी, मुझे चेक करने दो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? इत्ती ने बमुश्किल उसे खुद से थोड़ा दूर किया। आकाय धीरे धीरे सुबकते हुए उसके चेहरे को ऐसे देख रहा था जैसे उसे उसका सबसे प्रेशियस खजाना मिल गया हो। उसने अपने हाथों को आगे किया, जैसे वो हमेशा करता था। जाहिर था वो चाहता था कि इत्ती उसे अपनी गोद में उठाए। इत्ती अकाय से नाराज नहीं थी, वो बस कीर्ति की बातों से हर्ट थी, क्योंकि कीर्ति ने उस पर इल्जाम लगाया था कि वो उसके बेटे को उससे दूर करना चाहती है। ये बात इत्ती को बहुत चुभी थी। लेकिन अकाय का चेहरा देखकर वो अपने सारे शिकवे भूल गईं। वो अकाय को अपनी गोद में उठाने को हुई, तभी अचानक उसे याद आया कि वो प्रेग्नेंट है। उसे ज्यादा कुछ तो नहीं पता था, लेकिन उसे शक सा हुआ कि कहीं आकाय को उठाने से कुछ प्रॉब्लम न हो जाए। वैसे भी आकाय एक काफी हेल्थी बच्चा था। अकाय उसे उम्मीद से देख रहा था। गुग्गी आकाश दूर से उन्हें देख रहा था, जो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। क्या ये वो सुन नहीं पा रहा था? बेबी, अभी मैं तुम्हें गोद में नहीं उठा सकती। उसकी बात सुनकर अकाय ने तेजी से रोना शुरू कर दिया। ये देखकर इत्ती डेस्परेटली बोली, बेबी समझो, अगर मैंने तुम्हें गोद में उठाया तो इस दूसरे बेबी को हर्ट होगा। उसने अपने पेट पर हाथ रखा, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ उसने क्या कह दिया था। ये मैंने क्या कह दिया? वो मन ही मन अफसोस से बोली। उसने आकाय को देखा, लेकिन अकाय तो बेबी है, उसे कहाँ कुछ समझ आया होगा। इत्ती के पेट की ओर देखते हुए आकाय की आंखें छोटी हो गईं। वो अपने पंजों के बल बैठा और अपना चेहरा इत्ती के पेट के नजदीक ले जाने लगा। उसकी हरकत पर इत्ती हैरानी से बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? इत्ती ने उसे फिर से खड़ा किया। तुम रुको, मैं तुम्हारी स्लीपर्स लेकर आती हूँ। वो खुद खड़ी हुई और जैसे ही पीछे पलटी, उसका दिल धक से रह गया। उससे कुछ दूरी पर राणा सिंह खड़े थे। आप, वो अपने धड़कते दिल को संभालते हुए बोलीं। राणा सिंह उसके पास आते हुए बोले, हाँ बेटा, मैं बाहर जा रहा था, तुम दोनों को देखा तो आ गया। उन्होंने अकाय को देखते हुए पूछा, सब ठीक है ना? इत्ती उनके चेहरे को गौर से देख रही थी। अभी भी उसका दिल डर से धड़क रहा था, ये सोचकर कि कहीं राणा सिंह ने उसकी प्रेगनेंसी वाली बात तो नहीं सुन ली। अगर ऐसा हुआ तो आहार्य उसे छोड़ने वाला नहीं था। जिस कद्र उसने इत्ती को सख्त हिदायत दी थी, इत्ती उसकी बात टालने की हिम्मत कभी नहीं कर सकती थी। लेकिन उनका नॉर्मल चेहरा देख इत्ती को यकीन आ गया कि उन्होंने कुछ नहीं सुना। शायद इन्होंने कुछ नहीं सुना। सुनते तो जरूर कुछ न कुछ पूछते। नहीं, कुछ नहीं हुआ, हम बस खेल रहे थे, वो जल्दी से बोली। राणा सिंह ने झुककर अकाय के सर को थपथपाया और पलट गए। पलटते ही उनकी आंखों में शैतानी चमक आ गई। इत्ती अकाय को लेकर अपने रूम में आई और उसे बेड पर बैठाते हुए बोली, तुम रुको, मैं चेंज करके आती हूँ। अकाय गर्दन हिलाते हुए, नो नो,
चिल्लाने लगा। इत्ती उसके बगल में बैठ गई। उसने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? अकाय उसकी गोद में चढ़ गया। क्या कर रहे हो बेबी? अकाय उसके टॉप को जोर से खींचने लगा। नो बेबी, वो तुतलाते हुए बोला। इत्ती को कुछ समझ आया। वो जोर से हंस पड़ी। अच्छा, तो तुम्हें न्यू बेबी नहीं चाहिए? अकाय ने सर उठाकर उसे देखा। उसके गाल फूले हुए थे, लाजमी गुस्से से। उसने जोर से सर हिला दिया। वो एक बार फिर उसके टॉप को खींचने लगा। उसे देखकर लग रहा था कि वो बेबी को इत्ती के अंदर से निकालकर ही दम लेगा। अकाय की इस मासूम हरकत पर इत्ती जोर जोर से हंस रही थी। कोई न्यू बेबी नहीं है मेरे पास, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, सिर्फ तुम ही हो मेरे इकलौते बेबी। वो अकाय को लेकर लेट गईं। उसने उसके दोनों फूले हुए गालों पर किस किया। उसकी बात सुनकर अकाय के चेहरे पर सुकून लौट आया। वो अपने छोटे छोटे हाथों से इत्ती के चेहरे को छूने लगा। ये देखकर इत्ती ने उसके माथे पर किस किया। बेबी, तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। आई लव यू सो मच, यू आर माई फर्स्ट बेबी। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। थोड़ी देर अकाय के साथ वक्त बिताने के बाद इत्ती ने उसे समझाया और उसे रूम से बाहर ले आईं। वो आकाश के पास उसे छोड़ना चाहती थी। आकाश तो नहीं, उसे उस रूम में कीर्ति मिली। इत्ती को कोई एहसास नहीं हुआ कब उसने अकाय का हाथ छोड़ दिया। अकाय ने सर उठाकर इत्ती को देखा, फिर गुस्से से कीर्ति को। एक कदम आगे बढ़कर वो इत्ती की पैरों से लिपट गया। कीर्ति हर चीज ऑब्जर्व कर रही थी। वो चलकर इत्ती और अकाय के नजदीक आई। उसे अपने करीब आता देख इत्ती ने अपनी हाथ की मुट्ठी कस ली। उसे यकीन था कि जरूर कीर्ति उसे कुछ सुनाएगी और अकाय को डर था कि कहीं कीर्ति उसे इत्ती से दूर ना कर दें। कीर्ति ने कोई तमाशा नहीं किया। वो झुकी और अकाय को देखते हुए बोली, बेबी, मम्मा के पास आओ। अकाय ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसने कीर्ति से मुंह फेरा और इत्ती के पैरों में अपना मुंह छुपा लिया। कीर्ति की आंखों में उदासी छा गई। इत्ती नीचे झुकी और अकाय को खुद से थोड़ा दूर करते हुए बोली, बेबी, हम बाद में खेलेंगे, ठीक है ना? इतना कहकर उसने अकाय के कंधों को छोड़ दिया और जल्दी से वहां से जाने के लिए पलट गई। अकाय भी धीमे कदमों से उसके पीछे जाने लगा। कीर्ति ने अकाय को अपनी गोद में उठा लिया। अकाय की नजरें सामने इत्ती की ओर थीं। हाँ, उसने छटपटाने की कोई कोशिश नहीं की। इत्ती, रुको, कीर्ति ने अचानक कहा। उसकी आवाज पर इत्ती के कदम ठिठक गए। वो पलटकर कीर्ति को देखने लगी। हम बात कर सकते हैं? कीर्ति के कहने के बाद दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। अकाय बराबर इत्ती के चेहरे की ओर देख रहा था। आई एम सॉरी दी, बट हम बात नहीं कर सकते। शायद आप फिर से मुझे कुछ बुराबला सुनाना चाहती हैं, लेकिन मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि मैं उसे टॉलरेट करूं। आप जानती हैं ना मेरे अंदर सब्र की कितनी कमी है। वो हल्का सा मुस्कुराई। या शायद आप भूल गईं? याद होता तो उस दिन इतना सब न कहती, ये जानते हुए भी कि मैं कितनी ओवर थिंकिंग करती हूं। कोई बात नहीं, इतना कहकर वो जल्दी से वहां से चली गई। कीर्ति वैसे ही खड़ी सामने की ओर देखती रही। उसे अजीब सी तकलीफ का एहसास हुआ, जैसे उसने कुछ बहुत जरूरी खो दिया हो, जिसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। उसे आकाश की बात याद आई। कुछ वक्त पहले वो आकाश से मिलने ही इस रूम में आई थी। आकाश, प्लीज अब तो मुझसे बात करो। मैं समझ गई हूँ हमारे बीच ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग सा। ये सब उस सुहानी का किया धरा है। मैंने उस सुहानी को अच्छा सबक सिखा दिया है। आकाश ने उसे बेबसी से देखा था। आप कह रही हैं कि आप समझ गई हैं, लेकिन असल में आप कुछ नहीं समझी हैं। हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये सब आपकी की गई हकीकत है। किसी ने हमारे बीच कुछ खराब नहीं किया है। वो आप हैं जिन्होंने एक साथ कई रिश्तों को गवा दिया है, जिनका एहसास आपको जल्द नहीं हुआ तो आप सब खो देंगी। उस वक्त कीर्ति आकाश की बात समझने के हक में नहीं थी, लेकिन इस पल उसका दिल कुछ समझ रहा था कि उसने कितना कुछ जरूरी खो दिया था।
आहार्य इत्ती के ऊपर छाया उसे किस कर रहा था। इस वक्त दोनों बेड पर थे। कुछ 2 मिनट बाद वो उससे दूर हुआ और अपनी जगह सीधा लेट गया। इत्ती ने अपनी सांसों को काबू किया और उठकर उसके ऊपर झुक गईं। उसकी आंखें उसकी आंखों में गहराई से डूब गईं। आहार्य उसके गालों को सहलाने लगा। जो तुम चाहती हो वो तुम्हें नहीं मिल सकता। इत्ती की आंखें फ्रस्ट्रेट हो गई। लेकिन क्यों? सवाल करने के बाद ही उसे जवाब भी याद आ गया। वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गईं। क्या जरूरत थी फिर किस करने की? आपने जानबूझकर किया ना? दोनों चीजों का कोई ताल्लुक नहीं है। साफ कहो ना, तुम कंट्रोल नहीं कर पाती। आहार्य हंसना चाहता था लेकिन उसने कंट्रोल किया। शट अप। ये सब आपकी गलती है, आपने मुझे बिगाड़ दिया है। उसने हाथ बढ़ाया। वो आहार्य का चेहरा नोच लेना चाहती थी। आहार्य ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। वाइल्ड कैट। गुस्से में तुम्हें समझ आता है तुम क्या कर रही हो या क्या बोल रही हो। इत्ती उसके सीने पर सर रखकर लेट गईं। किस के बाद उससे कंट्रोल करना मुश्किल था। उसे आहार्य का साथ चाहिए था। आहार्य ने उसे अपने बाजू में सीधा लेटाया। अब मेरे वैसे लेटने से भी प्रॉब्लम है आपको? इट्स नॉट सेफ एंड तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपनी कुछ बुरी आदतें अब सुधार लेनी चाहिए? आहार्य सीरियस था। इत्ती भी सीरियस थी क्योंकि उसकी नज़र में उसके अंदर कोई भी बुरी आदतें नहीं थी। योर क्लमजीनेस, जो ये तुम हर वक्त गिरती पड़ती रहती हो। मेरे अंदर ऐसी कोई बुरी आदत नहीं है, आप बस ज्यादा बन रहे हैं। ये छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना भी उन्हीं बुरी आदतों में से एक है। आपसे बात करने से बेहतर है मैं अपना फोन यूज कर लूं। वो सर घुमाकर अपने फोन को खोजने लगीं। ज्यादा फोन यूज करना और रात में देर तक जागना भी तुम्हारी बुरी आदतें हैं। इत्ती ने सर घुमाकर उसे देखा। मैं सांस तो ठीक से ले रही हूं ना? या सांस भी मुझे किसी और तरीके से लेनी चाहिए? और आवाज वो ठीक है या वॉल्यूम कम ज्यादा करना है? रिलैक्स हो जाओ। तुम इतनी गहरी सांसें ले रही हो यानी तुम अंदर ही अंदर गुस्सा हो और नॉर्मली बोलो। ये दांत पीस कर क्यों बोल रही हो? बोलते हुए आहार्य के चेहरे पर शिकन का कोई कतरा नहीं था। इत्ती का खून खौल गया। वो उसे उंगली दिखाते हुए बोली, डोंट टॉक टू मी। उसकी उंगली आहार्य की नाक को छू रही थी। इनफैक्ट आप अपना चेहरा उस ओर करके लेट जाइए, क्योंकि आपका फेस देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है और गुस्सा करना तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ना? एज यू विश। आहार्य ने पलकें झपकाई और पलटकर लेट गया। ये इंसान जानबूझकर मुझे करते हैं। इत्ती भी गुस्से में दूसरी ओर करवट लेकर लेट गईं। कुछ 5 मिनट बाद आहार्य ने करवट बदली और उसे पीठ से अपनी बाहों में भर लिया। इत्ती जाग रही थी फिर भी उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। आहार्य भी जानता था कि वो जाग रही है। आहार्य उठकर बैठा। इत्ती के पेट पर झुककर उसने इत्ती के पेट को चुमा। उसके उठने से इत्ती ने अपनी आंखें खोली थी। मुस्कुराते हुए उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। इत्ती नींद से जागी। उसे कुछ अजीब लगा। वो झटके से उठकर बैठ गईं। अनजान जगह देख वो एक पल घबराई लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ वो कहाँ थी। उसे कुछ सुकून आया और कुछ हैरानी भी हुई। उसने अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाया और रूम से बाहर चली गईं। वुडन स्टेयर्स से उतरकर वो नीचे आईं। वो आसपास देखते हुए चल रही थी। किचन के दरवाजे पर खड़ी उसने आहार्य को देखा तो चैन की सांस ली। उसने करीब आकर उसने पीछे से उसे हग कर लिया। तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गईं? आहार्य ने अपने हाथ में पकड़े बोल को नीचे रखा। इत्ती अपने गालों को उसकी पीठ पर रब करने लगी। आप रातों रात मुझे यहाँ क्यों ले आया? वो भी तब जब मैं नींद में थी। ये तो किडनैपिंग हुई ना? उसकी बात सुनकर आहार्य धीरे से हंसा। फिर अपने सीने पर रखें उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने सामने लाते हुए बोला, अब से हम यही रहेंगे। What? उसकी बात सुनकर इत्ती को जैसे सदमा लगा। यहाँ रहेंगे से क्या मतलब है आपका? हम
तुम्हारी डिलीवरी तक। बोलते हुए आहार्य की नजरें उसके पेट पर थी। इत्ती के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशंस थे। आपको समझ आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं? हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? यहाँ दूर दूर तक सिर्फ हम दोनों हैं, और यहाँ रहना क्यों है? आहार्य ने वापस वो बोल उठाया जिसमें वो कोई इंग्रेडिएंट मिक्स कर रहा था। क्या खाओगी तुम? आप मेरी बात इग्नोर कर रहे हैं? इत्ती गुस्से से बोली। हाँ, क्योंकि इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। इत्ती अपने दांत पीसते हुए बोली, हमारे बीच हमेशा आपकी मर्जी क्यों चलती है? आपने कहा कि प्रेगनेंसी की न्यूज़ किसी शेयर मत करना, मैंने नहीं की। लेकिन अब मैं आपकी बात नहीं मान सकती, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूंगी। आहार्य ने उसे सख्ती से देखा, क्या प्रॉब्लम है यहाँ? ये हमारा घर है। एंड हम कुछ महीने यहीं रहेंगे। इत्ती का खून खौलने लगा। हाँ, वो ये भी जानती थी कि आहार्य से बहस का कोई फायदा नहीं। न वो उसकी बात के खिलाफ जा सकती थी। आप बहुत बुरे इंसान हैं, उसने रोते हुए कहा और वहां से तेज कदमों के साथ चली गई। धीरे चलो। इत्ती किचन से बाहर आ गई थी। उसने आहार्य की आवाज सुनी तो उसके गुस्से में इजाफा हो गया। वो चिल्लाते हुए बोली, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। आप ऐसे मेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। इत्ती अपने रूम में आई और खिड़की के पास खड़ी वो सुबकते हुए बाहर की ओर देख रही थी। उसने अपनी धुंधली आंखों से चारों ओर देखा, जहां सिर्फ जंगल था, उनका आशियाना, जहां आज वो बहुत सफोकेटेड फील कर रही थी। आहार्य रात में उसे यहां कब लाया? उसे कुछ खबर भी न हुई। और अब वो कह रहा था वो उसकी डिलीवरी तक यहीं रहेंगे, जहां न कोई गार्ड था न कोई सर्वेंट। दूर दूर तक कोई परिंदा भी पर मारता हुआ नहीं दिख रहा था। उसे चिढ़ हो रही थी आहार्य की डोमिनेंस से। हर वक्त मुझ पर अपनी मर्जी थोपते हैं। उसने एक सिसकी भरी। अचानक ही अपने मुंह पर हाथ रख वो वॉशरूम की ओर भागी। आहार्य जब रूम में आया तो उसने वॉशरूम से आती आवाजें सुनी। खाने की ट्रे जल्दी से बेड पर रखकर वो वॉशरूम में गया। इत्ती को इस तरह से उल्टी करता देख वो उसकी पीठ सहलाने लगा। आर यू ओके? उसकी आवाज में बेइंतहा फिक्र थी। इत्ती ने उसका हाथ झटक दिया। अभी भी वो लगातार उल्टियां कर रही थी। जब उसे कुछ सुकून आया तो वो हाफते हुए उसे देखने लगीं। मुझे मत छुओ। आहार्य को बस उसका पीला पड़ा चेहरा नजर आ रहा था। आहार्य ने पानी लिया और उसका चेहरा साफ करने लगा। कमजोरी के बाद भी इत्ती स्ट्रगल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। स्टॉप बिहेविंग लाइक दिस। टॉवेल से आहार्य ने जबरदस्ती उसका चेहरा साफ किया। फिर उसे जबरदस्ती अपनी गोद में उठाकर रूम में ले आया। उसने इत्ती को बेड पर बैठाया और उसे पानी दिया। मुझे नहीं पीना। ओके, कहकर आहार्य ने जबरदस्ती उसे पानी पिलाया। आप बहुत बुरे हैं। इत्ती ने ग्लास पर हाथ मारा तो वो उछलकर फर्श पर गिरकर चूर हो गया। उसने गुस्से से आहार्य को देखा, जो बगैर किसी एक्सप्रेशंस के उसे देख रहा था। इत्ती को इस पल बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने खाने की ट्रे उठाकर भी फर्श पर फेंक दी। आप बहुत घटिया इंसान हैं, हमेशा अपनी मर्जी चलाते हैं, वो चिल्लाते हुए बोली। आहार्य ने उसे कुछ नहीं कहा। इत्ती को जो दिखा उसने उठाकर फेंक दिया। आखिर में वो रोते हुए उसके सीने पर मारने लगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे वापस जाना है, यहाँ मैं अकेले नहीं रह सकती। मैं हूं ना। आपके पास कोई कामधाम नहीं है जो 9 महीने मेरे साथ यहाँ रहेंगे। ऑफिस कौन जाएगा? इत्ती उसे घूरने लगीं। वो सब मैं यहीं से मैनेज करूंगा। तुम बस इतना समझ लो कि अब से हम यहीं रुकेंगे। That's it। लेकिन क्यों? अचानक आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? वो भी तब जब मैं सो रही थी, चाहे जो हो जाए मैं यहाँ नहीं रहूंगी। उसने साइड टेबल से अपना फोन उठाया। उसने ऑन ही किया था कि आहार्य ने उससे फोन छीन लिया। इट्स इनफ, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें फोन भी न दूं?
इत्ती ने सारा दिन उससे बात नहीं की। उसे नहीं आदत थी ऐसे अकेले रहने की, ऊपर से हजारों सवाल थे उसके पास। वो पूरा दिन अपने रूम में रहीं। आहार्य नीचे वाले फ्लोर के किसी एक रूम में खिड़की के पास खड़ा, काफी गहराई से सामने स्या अंधेरे से घिरे घने पेड़ों को देखते हुए उसका चेहरा खामोश था। लेकिन जेहन में कई सारी बातें। उसने जलती सिगरेट की बड़ खिड़की से बाहर फेंकी, जिसे उसने होंठों से भी नहीं लगाई थी। यहाँ कोई तुम तक नहीं पहुंचेगा। उसे यकीन था क्योंकि इस जगह की खबर किसी को नहीं थी, ऋतिक को भी नहीं। न कोई गार्ड था न कोई मेड, थे तो सिर्फ वो दोनों। वो जब रूम में आया तो इत्ती बेड पर बैठी थी। उसे देखकर इत्ती ने बेहद बुरा सा मुंह बनाया। ठीक है, अब मान जाओ। जानती हो न कि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप जानते हैं आप कितना टॉक्सिक हैं। इत्ती ने बेहद डिसअपॉइंटमेंट से उसे देखा। अच्छा, कितना? बहुत ज्यादा। अगर मुझे पता होता तो मैं बिल्कुल आपसे शादी नहीं करती। इत्ती ने पिलो उठाकर बेड से नीचे से फेंक दिया। लेकिन अब तो हो गई, एंड माई टॉक्सिसिटी इज इनसाइड यू। आहार्य उसकी गोद में सर रखकर लेट गया। उसने इत्ती के पेट को चुमा। इत्ती ठिठक गई। उसके लिए ये एहसास नया था। उसने आहार्य की बात का मतलब गहराई से इमेजिन किया। क्या करने के बाद उसे ये एहसास नसीब हुआ था। छी, ये मैं क्या सोच रही हूँ? क्या सोच रही हूँ? आहार्य की आवाज पर उसे एहसास हुआ। उसने तेजी से कहा था। अपने सुर्ख हुए चेहरे को नीचे कर वो उसे देखने लगीं। कुछ वाइल्ड सोच रही थी ना? नहीं तो? उसका चेहरा और ज्यादा लाल हो गया। हाँ तो? आप बात मत बदलिए। हम किसी और टॉपिक पर बात कर रहे थे। आहार्य उठकर बैठ गया। उसने सीरियस अंदाज से उसे देखा। मैंने कहा न, इसमें बात करने जैसा कुछ नहीं है। हम यहीं रहेंगे टिल योर डिलीवरी, दैट्स फाइनल। सिर्फ तुम और मैं। इत्ती ने खामोशी से सर झुका लिया। आखिर उसे मानना ही था। आहार्य ने उसे लेटाया और उसके साइड में आकर लेट गया। दोनों के बीच खामोशी थी। इत्ती को पता था आहार्य उसे देख रहा है। उसने सर घुमाकर अचानक से कहा, मुझे 3 बच्चे चाहिए। What? हाँ। वो उठकर बैठी। आपने एक बार मुझसे प्रॉमिस भी किया था, क्या आप भूल गए? मुझे 3 बच्चे चाहिए ही चाहिए। इत्ती उसके ऊपर चढ़ गईं। इसे तो आने दो पहले। इसके बाद फिर 2 और का प्रॉमिस दीजिए। आपका भरोसा नहीं है। आहार्य स्पीचलेस हो गया। क्या हमारे ट्रिपलेट्स नहीं हो सकती? उसकी अगली बात ने आहार्य को और ज्यादा लाजवाब कर दिया। जस्ट स्लीप? नहीं। पहले बताओ। मुझे कैसे पता होगा यार? आहार्य की आंखों में बेबसी थी। फिर क्या फायदा आपके इतना इंटेलिजेंट होने का, जब आपको ये न पता हो। खैर छोड़ो, मुझे बस 3 बच्चे चाहिए, ट्रिपलेट्स नहीं तो आगे पीछे चलेंगे। चुप, सो जाओ। क्या तुमने 3 बच्चों की रट लगाई है? पहले को तो आने दो। आहार्य ने अपनी कॉलर से उसका हाथ हटाया, जिसे इत्ती ने फिर पकड़ लिया। सब आपकी गलती है। आपने इतना डिले किया, अब तक तो हमारे पास हमारा पहला बच्चा होता। अभी भी तो है। आहार्य ने उसके पेट की ओर इशारा किया। ऐसे नहीं। मतलब वो पूरा का पूरा हमारे पास होता। अभी भी वो पूरा का पूरा हमारा ही है। इत्ती फ्रस्ट्रेट हो गई। शट अप, समझे आप? एक औरत जिसका चेहरा मास्क से कवर था। एयरपोर्ट से बाहर आकर वो एक कार में आकर बैठ गई, जो शायद उसी के इंतजार में थी। कुछ देर बाद वो कार एक फ्लैट के बाहर आकर रुकी। औरत कार से बाहर आई और फ्लैट के अंदर चली गई। उस वक्त तक उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था। फ्लैट के लिविंग हॉल में आकर वो सामने सोफे पर बैठे शख्स पर गुस्से से चीखी, ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो आपने मुझे इंडिया बुला लिया? मोहिनी सिंह, शायद आप भूल रही हैं कि हम आपके बाबा हैं। आप इस लहजे में हमसे बात नहीं कर सकती।
राणा सिंह की बात सुनकर मोहिनी सिंह ने अपने चेहरे से मास्क हटाकर एक और फेंका और उनके बगल में जाकर बैठ गई। राणा सिंह ने सर घुमाकर उन्हें देखा, जो अभी भी काफी गुस्से में थी। कुछ ऐसा बताना था जो हम कॉल पर आपको नहीं बता सकते थे। लेकिन क्यों? ऐसी भी कौन सी जरूरी बात है जो आप कॉल पर मुझे नहीं बता सकते थे? हमेशा हम कॉल पर ही तो बात करते हैं, कभी आपने मुझे ऐसे इमरजेंसी में ऐसे इंडिया नहीं बुलाया। मोहिनी सिंह ने आखिर खुद को काबू किया। कॉल पर बताता तो वो दिग्विजय सब जान जाता। मोहिनी सिंह अचानक बेहद गुस्सा हो गई। आपको कितनी बार कहा है कि मेरे दिग्विजय का नाम इस लहजे से मत लिया कीजिए। उनकी आंखों में एक पागलपन था जिसे राणा सिंह बखूबी समझते थे। उस दिग्विजय की वजह से आपने खुद को इस कद बर्बाद कर लिया है कि उसी का बेटा आज आपकी जान के पीछे पड़ा है। आखिर हम कब तक आपको बचाएंगे? क्या बकवास कर रहे हैं आप? और किसने कहा आप मुझे बचाइए? वो आहार्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो खासी बदतमीजी से बोली। लाजमी राणा सिंह को बुरा लगा। आहार्य को छोड़िए, इस बार बात कुछ और है, किसी और के बारे में, जो शायद आपको अच्छी ना लगें। मोहिनी सिंह कुछ अजीब तरीके से उन्हें देखते हुए बोली। क्या मतलब है आपका? साफ साफ बोलिए ना। मतलब कि हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि हम आपको उस दिग्विजय का असली चेहरा दिखा सकें। बाबा सा। मोहिनी सिंह गुस्से से चीखते हुए खड़ी हो गईं। उन्होंने लिहाज नहीं किया और उनका गला पकड़ लिया। कितनी बार कहा है आपसे? वो पागलपन से बोली। बस अब एक और लफ्ज आपने मेरे दिग्विजय के बारे में कहा तो मैं आपको जान से मार दूंगी। वो उनका गला दबाने लगी, लेकिन राणा सिंह बेहद इत्मीनान से बैठे थे। उस घटिया शख्स के लिए आप अपने बाबा सा को मारना चाहती हैं, जिसने अब तक सिर्फ आपको बेवकूफ बनाया है। यही नहीं, जिसने आपके बेटे की जान ली है। मोहिनी सिंह सुन पड़ गईं। उन्होंने अपना हाथ पीछे खींचा और पागल से चिल्लाते हुए बोली। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आदि को उस आहार्य ने मारा है, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इस बार मैं वापस तभी जाऊंगी जब मैं उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगी। जरूर करना, इस बार तो हमारे पास बहुत अच्छा मौका भी है। वो सीरियस हो गए। आप पहले अपने पागलपन से बाहर आकर सच्चाई देखिए। आदि को आहार्य ने नहीं, आपके उस दिग्विजय ने मारा है। वो घटिया इंसान, उसने अपने ही खून को मार दिया। यकीन नहीं तो ये देखिए। उन्होंने अपने जेब से अपना फोन निकाला और एक वीडियो ऑन करके मोहिनी जी के हाथ में फोन रख दिया। मोहिनी सिंह जैसे जैसे उस वीडियो को देख रही थी, उनकी आंखें पत्थर होती जा रही थीं। उन्होंने साफ देखा किस तरह दिग्विजय सिंह ने आदि के चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटाया और उसे एक इंजेक्शन लगाकर खिड़की से कूद गए। वो लड़खड़ाते हुए फिर से सोफे पर बैठ गई। दिग्विजय, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? आखिर वो अपने ही बेटे को कैसे मार सकते हैं? देख लिया आपने उसका असली चेहरा। वो सिर्फ इतने वक्त से हमें बेवकूफ बना रहा था। वो सिर्फ उस आहार्य को अपना बेटा मानता है। शक तो हमें पहले ही था, लेकिन आपकी आंखों पर उसकी दीवानगी की पट्टी बंधी थी। सिर्फ इसलिए हम मजबूर थे। मोहिनी सिंह कांप रही थी। वो अपना सर पकड़ते हुए बोली। दिग्विजय ने हमारे बेटे को मार दिया। वो गुस्से से चीखने लगी। वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसने कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है। उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो बड़बड़ाने लगी। यानी वो सब उसका दिखावा था, ताकि वो अपने बेटे को प्रोटेक्ट कर सके। इतने सालों से वो सिर्फ मुझे बेवकूफ बना रहा था। मोहिनी सिंह जोर जोर से रोने लगी, तब तक जब तक उनके आंसू नहीं खत्म हो गए। राणा सिंह बेबसी से उन्हें देख रहे थे। मोहिनी सिंह ने अपनी खून सी लाल आंखों से उन्हें देखा, लेकिन दिग्विजय इंडिया कैसे आया? वो तो हमेशा मेरी निगरानी में रहता है। वो बहुत चालाक है। इतने सालों से वो हमें सिर्फ बेवकूफ बनाकर हमारी नाक के नीचे से उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। बचपन में हमने जब आहार्य को मारने की कोशिशें की तब तो वो इस काबिल भी नहीं था कि हमारे वार से बच सकें।
उस वक्त उसे वो दिग्विजय बचा रहा था और आपके सामने नाटक करता था कि वो आपके आगे बेबस हो चुका है। मोहिनी सिंह के दिल में बहुत दर्द हो रहा था, आखिर उनकी दीवानगी ने उनको इस कदर धोखा दिया था। सिर्फ धोखा नहीं, इस कदर उन्हें तोड़ा था। वो तो सोचती थी उनसे घाटियां कोई नहीं है। वो दर्द से चीख उठी, दिग्विजय, तुम तो मुझसे भी घाटियां निकले। तुमने अपने ही बेटे को मार दिया, सिर्फ अपने उस दूसरे बेटे को बचाने के लिए। आखिर मेरा आदि भी तो तुम्हारा अपना बेटा था, तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। राणा सिंह उन्हें अपने सीने से लगाते हुए बोले, हाँ बेटा, किसी को मत छोड़ना, इस बार वक्त भी हमारे साथ है। हम सबको बर्बाद कर देंगे। बस आपको इत्मीनान से काम लेना होगा, इस बार हम आपको कोई बेवकूफ़ी नहीं करने देंगे। हाँ बाबा सा, मैं सबको बर्बाद कर दूंगी, खासकर उस आहार्य को। लेकिन उसके लिए हमें पहले उसे ढूंढना होगा। ढूंढना होगा मतलब? मोहिनी सिंह उनसे दूर होकर उन्हें देखने लगी। वो पता नहीं रातों रात कहाँ गायब हो गया है। हमारे गार्ड्स ने कुछ दूरी तक उसका पीछा किया, लेकिन अचानक ही वो जंगलों के बीच कहीं गायब हो गया। गायब? लेकिन क्यों? राणा सिंह ने उन्हें कुछ बताया, जिसे सुनकर मोहिनी सिंह की आंखों में शैतानी चमक आ गई। ओह, तो इसलिए वो अचानक अपनी उस बीवी को लेकर गायब हो गया। यही मौका है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। अब मैं उसे अंदर तक तोड़ूंगी। उसे जान से नहीं मारूंगी, बल्कि उसकी हस्ती बस्ती मिटा दूंगी। लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे? राणा सिंह के सवाल पर मोहिनी सिंह अचानक मुस्कुराने लगीं। क्या चल रहा है आपके दिमाग में? राणा सिंह उनकी मुस्कुराहट को देखकर कंफ्यूज हो गए। बगैर उन्हें कोई जवाब दिए, मोहिनी सिंह ने अपने बैग से अपना फोन निकाला और एक नंबर सर्च किया। शिवराज। राणा सिंह फटी आंखों से स्क्रीन की ओर देखने लगे। ये हमारी मदद क्यों करेगा? किसने कहा है ये हमारी मदद करेगा? बोलकर उन्होंने कॉल डायल किया। रिंग जा रही थी। राणा सिंह खामोश हो गए। अब क्या चाहिए तुम्हें? कहा था ना मुझे कभी कॉल मत करना। उधर से शिवराज सिंह की घबराहट और कुछ गुस्से से भरी आवाज आई, जिसे सुनकर मोहिनी सिंह की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मोहिनी सिंह अपने फोन को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। क्या वो आएगा? राणा सिंह क्यूरियस थे। जरूर आएगा। मोहिनी सिंह ने इतना कहा था कि डोरबेल बजने की आवाज आई। दोनों के फेस पर एविल स्माइल आ गई। राणा सिंह उठकर लिविंग एरिया से बाहर चले गए। वो जब वापस आए तो अकेले नहीं थे, उनके साथ शिवराज सिंह भी थे। शिवराज सिंह के चेहरे पर उनकी नाराजगी और बेबसी साफ जाहिर थी। मोहिनी सिंह को देखते ही वो नफरत से बोले, अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? उनकी बात सुनकर मोहिनी सिंह मुस्कुराते हुए बोली, तुम हमेशा मुझे गलत ही क्यों समझते हो? शिवराज सिंह ने कुछ नहीं कहा, वो बस गुस्से और कुछ कतरा घबराहट से उन्हें देख रहे थे। तुम भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं भूली कि एक वक्त पर तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। उस नाते मैंने सोचा अब मैं जो करने वाली हूं वो तुम्हें बता दूं। क्या करने वाली हो तुम? शिवराज सिंह की ज़बान कुछ लड़खड़ा गई। मोहिनी सिंह एक प्राउड स्माइल के साथ बोली, असल में मैं आहार्य को सच्चाई बताने जा रही हूं कि उसकी मां की कातिल सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी उसके कत्ल में बराबर शामिल थे। उन्होंने जैसे ही कहा, शिवराज सिंह का खून जैसे सूख गया। वो बेयकीनी से उन्हें देखने लगे। उन्हें कुछ न कहता देख मोहिनी सिंह सोफे से उठकर उनके पास आई। उन्होंने अचानक उनके कंधे पर हाथ रखा तो शिवराज सिंह झटके से पीछे हो गए। मैं यहाँ तुम्हारा भला सोच रही हूँ और तुम मुझे नफरत दिखा रहे हो। खैर, मैंने तुम्हें बता दिया मैं क्या करने वाली हूँ, बाकी सोचना तुम्हारा काम है। अब तुम्हें क्या करना है? मोहिनी सिंह वापस जाकर सोफे पर बैठ गईं। शिवराज सिंह कुछ देर वहां खड़े रहे, फिर खामोशी से बिना किसी पर निगाह डाले वहां से चले गए। अपनी कार में आकर वो बुरी तरीके से कांपने लगे। उसने कहा है तो वो जरूर करेगी। फिर मां,
मेरी बेटी, उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। कांपते हाथों से उन्होंने कसकर स्टीयरिंग को पकड़ लिया। 2 दिन से हम यहाँ हैं। सब कितना बोरिंग है। इत्ती रूम में कदम रखते ही चिल्लाने लगीं। आहार्य शायद किसी से बात कर रहा था। उसकी आवाज पर उसने झट से कॉल कट कर दिया। उसका चेहरा जो एक पल पहले बहुत गुस्से में था वो नॉर्मल हो गया। इत्ती उसके करीब आकर खड़ी उसे घूरने लगीं। क्या चाहिए तुम्हें? इत्ती ने अपना हाथ आगे किया। मुझे अपना फोन वापस चाहिए। एक तो आपने मुझे यहाँ कैद कर दिया, ऊपर से मेरा फोन भी ले लिया। ऐसे तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी। आहार्य ने उसे देखा, फिर अपनी पॉकेट से उसका फोन निकालकर उसकी ओर बढ़ाया। इत्ती ने जैसे ही फोन लेना चाहा, आहार्य ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। तुम्हें याद है न? हाँ। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी कि हम इस वक्त कहाँ हैं। जल्दी से कहकर इत्ती ने उसके हाथ से अपना फोन छीन लिया। 2 दिन बाद अपना फोन देखकर जैसे उसे सुकून का एहसास हुआ। उसने फोन ऑन ही किया था कि उसने आहार्य की आवाज सुनी। मोबाइल डाटा ऑन मत करना, वाईफाई से कनेक्ट करना। हम ठीक हैं। इत्ती को एहसास नहीं हुआ। आहार्य अपनी चेयर से उठ गया। वो उसके सामने खड़ा था। उसने इत्ती के सर पर हाथ रखा तो उसने सर उठाकर उसे देखा। मुझे एक इम्पोर्टेंट काम से कुछ देर के लिए बाहर जाना है। मैं भी चलूंगी, वो जल्दी से बोली। नहीं। आहार्य ने एक ही झटके में उसे मना कर दिया। उसने इत्ती को अपने नजदीक खींचा। इट्स इम्पोर्टेंट। इत्ती ने कुछ सोचकर हाँ कर दिया। वैसे भी वो आहार्य की हर बात पर रोका टोकी से फ्रस्ट्रेट हो गई। उसने सोचा कुछ वक्त वो अकेले रहेगी। वैसे भी उसे हर वक्त आहार्य के साथ रहने की आदत नहीं थी। आहार्य सारा दिन ऑफिस रहता, तब वो अकेले ही रहती थी, सिर्फ अपने साथ। उसके इतनी आसानी से मान जाने पर आहार्य ने उसे घूरकर देखा। कुछ गड़बड़ तो नहीं करोगी ना? क्या? ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं बस फोन चलाऊंगी। आहार्य बेमन से चला गया। जाने से पहले उसने सारी विंडोज लॉक की। घर से बाहर निकलकर उसने चारों ओर दूर तक फैले पेड़ों को देखा। उसे यकीन था कि यहां तक कोई नहीं पहुंच सकता, न कोई उन्हें ट्रैक कर सकता था। इत्ती को उसने समझा दिया था। वो मुतमईन था कि वो इस बार कुछ नहीं करेगी। वैसे भी बस थोड़ी देर की बात थी। वो कुछ अजीब फील करते हुए वहां से चला गया। कार स्टार्ट होने की आवाज सुनकर इत्ती ने विंडो पर लगे ग्लास से बाहर झांका। फिर बेड पर आकर लेट गईं। कुछ ही वक्त हुआ था उसे फोन स्क्रॉल करते हुए कि उसका फोन रिंग हुआ। वो उठकर बैठ गईं। बाबा सा। स्क्रीन पर शो हो रहे नाम को देखकर वो हैरान हुई। हैरानी लाजमी थी क्योंकि उसके बाबा सा उसे बहुत कम कॉल करते थे। उसने जल्दी से कॉल पिक किया। उसने होंठ खुले। एकदम से उसकी आंखें बड़ी हो गईं। बाबा सा, आप रो क्यों रहे हैं? उसका दिल घबराहट से भर गया। वो जल्दी से बेड से खड़ी हो गईं। बाबा सा, बोलिए न, मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है। वो पैनिक करते हुए बोली। आहार्य की कार एक पहाड़ी पर आकर रुकी। वो कार से बाहर आया। उसने कुछ दूरी से उन कुछ लोगों के बीच खड़ी उस औरत की पीठ देख ली थी, जो सामने पहाड़ के दूसरी ओर खाई को देख रही थी। वो पलटी। अकेले आए हों, डर नहीं लगता? मोहिनी सिंह की चील सी नजरें सामने आहार्य पर टिकी थी। आहार्य ने कुछ नहीं। वो अपनी कार की बोनट से सटकर खड़ा उसे घूरता रहा। मोहिनी सिंह मुस्कुराते हुए बुलंद आवाज में बोली, यानी अपने खजाने को छुपा कर आए हों। तुमने खुद मुझे यहां बुलाया है, अब मुझे ब्लेम मत करना। आहार्य की तेज आवाज वहां गूंजी। उसकी बात खत्म होते ही वहां एक साथ कई सारी कार्स आकर रुकी, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। सबसे पहली कार से ऋतिक बाहर आया और उसके बाद एक सारी कार से गार्ड्स। उनकी तादाद के सामने मोहिनी सिंह के गार्ड्स जर्रा बराबर थे।
बावजूद इसके उनके चेहरे पर खौफ का कतरा नहीं था। लाजमी कुछ ऐसा था जिसके बलबूते वो इतने सालों में पहली बार आहार्य का सामना करने की हिम्मत कर पाई थी। पूरी तैयारी के साथ आए हों। क्या मैं समझूं कि आज मेरी मौत पक्की है? सभी गार्ड्स ने मोहिनी सिंह पर गन तानी। बस एक इशारा और वो गोलियों से खोखली हो जाती। बावजूद इसके उनके चेहरे पर घमंड बरकरार था। अचानक ही मोहिनी सिंह जोर से हंस पड़ी। आहार्य ने आंखें छोटी कर उन्हें देखा। मोहिनी सिंह अपनी हंसी काबू करते हुए बोली, आई एम सॉरी। असल में मैं इमेजिन कर रही थी कि आहार्य सिंह राजपूत मेरे सामने घुटनों पर बैठा कैसा लगेगा। इन योर ड्रीम्स। आहार्य ने उस पर गन तानी। अब और वो इस औरत को बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। उसके हाथ ट्रिगर दबाने को थे। तभी वहां एक और कार आकर रुकी। आहार्य ने सर टेढ़ा कर उस ओर देखा। इतने में मोहिनी सिंह जल्दी से उस कार के पास चली गईं। न जाने क्यों एक पल आहार्य के दिल घबराया। उसकी गन अब उस कार पर पॉइंट थी। उसके सारे गार्ड्स ने भी उस कार को अपनी गन पॉइंट पर ले लिया। मोहिनी सिंह ने कार का डोर खोला और बैक सीट से खींचकर किसी को बाहर निकाला। आहार्य की गन छूटकर नीचे गिर गई। उसने एक कदम बढ़ाया था कि मोहिनी सिंह चिल्लाते हुए बोली, वहीं रुको, वरना मैं नहीं रुकूंगी। उस कार से कुछ गुंडे बाहर आए, जिनके हाथ में पिस्तौल थी। अब बेशक तुम गोली चलाओ, वो हंसते हुए बोलीं। एक फख्र था उनकी आवाज में। ऋतिक ने अपने गार्ड्स को गन नीचे करने का इशारा किया और आहार्य की ओर देखा, जो बगैर पलकें झपकाए सामने इत्ती की ओर देख रहा था। इत्ती को मोहिनी सिंह ने बाजू से पकड़ा था। वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसके सर से खून बह रहा था। इत्ती ने नजरें उठाकर गिल्ट से आहार्य को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी आंखें कह रही थी कि इस बार भी उसने स्टूपिडिटी की, लेकिन बहुत बड़ी। मोहिनी सिंह इत्ती का बाजू पकड़कर उसे वहीं ले गई जहां वो पहले खड़ी थी। आहार्य इत्ती के पास जाना चाहता था। उसे मोहिनी से दूर कर उसे अपनी बाहों में भरना चाहता था। उसके सर पर लगी चोट को देखना चाहता था, उसे डांटना चाहता था। लेकिन इस पल बस वो खड़ा बेजान आंखों से उसे देख सकता था। मेरे पीछे सिर्फ 10 सड़क छाप गुंडे हैं और तुम्हारे पीछे वेल ट्रेन्ड फोर्स। लेकिन मैं सेफ जोन में हूं। आखिर मेरे हिस्से में तुम्हारा खजाना जो है। मोहिनी सिंह ने इत्ती का बाजू दबाया तो वो कराह उठी और आहार्य तड़प उठा। उसे छोड़ो, मैं तुम्हें जाने दूंगा, वो गुस्से से बोला। बेशक मैं उसे छोड़ दूंगी, पहले मुझे वो दो जो मैं चाहती हूं। आहार्य की नजरें इत्ती पर थी। उसने सर हिला दिया। इस वक्त मोहिनी सिंह कुछ भी मांगती वो दे देता। मोहिनी सिंह भी ये बात बखूबी जानती थी। एक तरह से उनके कब्जे में आहार्य की जान थी, जिसके बदले वो जो चाहे मांग लेती। आहार्य को सांस लेने में तकलीफ हुई। वो बहुत बेबस महसूस कर रहा था, बहुत ज्यादा। उसे लगा वो इस वक्त दुनिया का सबसे कमजोर शख्स है। इत्ती उससे बस कुछ दूरी पर थी। बस वो कुछ कदम बढ़ाता तो वो उसके हिसार में होती। लेकिन ये उसकी बेबसी ही तो थी कि वो ये कुछ कदम की दूरी पूरी नहीं कर सकता था। वो सब बाद में। पहले मोहिनी सिंह ने पोज लिया। कुछ देर पहले मैं इमेजिन कर रही थी कि तुम मेरे सामने घुटनों पर बैठे कैसे लगोगे। मैं देखना चाहती हूं तुम कैसे लगोगे। सारी चीजें एक तरफ और तुम्हारा घमंड तोड़ने की ख्वाहिश एक तरफ। मोहिनी सिंह ने अपने दूसरे हाथ से इशारा किया। वो इत्ती को कोई तकलीफ नहीं दे रही थी, बस इत्ती उनके कब्जे में थी। यही काफी था आहार्य को काबू करने के लिए। आप इसकी बात मत मानिए, इत्ती रोते हुए बोलीं। उसे कम होश था क्योंकि अभी भी वो अपनी सर की चोट में बेहद दर्द का एहसास कर रही थी। अरे तुम रो क्यों रही हो? ऐसी हालत में रोना अच्छा नहीं होता। बच्चे पर इफेक्ट पड़ेगा। वो अपनी हाथ में पकड़ी गन को इत्ती के पेट पर फेरने लगीं।
इत्ती की सांस रुक गई, साथ ही आहार्य की भी। उन्हें कैसे पता चला ये मायने नहीं रखता था। आहार्य बस इतना जानता था कि ये औरत कितनी गिरी हुई है। मोहिनी सिंह आहार्य की ओर देखते हुए बोली, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जरा इसकी हालत देखो, कितना घबराई हुई हैं, सर से खून निकल रहा है। कहीं तुम्हें वापस सिर्फ बीवी ही मिले, बच्चा नहीं? शाबाश, अब जल्दी से ये सब खत्म करते हैं। आहार्य अपने घुटनों पर आ गया। इत्ती ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो आहार्य को ऐसे कभी नहीं देख सकती थी। वो बखूबी जानती थी आहार्य हमेशा से सबके सामने सुपीरियर था, खासकर अपने राइवल्स के सामने। आज उसकी बेवकूफ़ी की वजह से उसे अपने गार्ड्स और अपनी सबसे बड़ी दुश्मन के सामने झुकना पड़ा। मोहिनी सिंह जोर से हंसने लगी। उनकी आंखों में ठंडक पहुंची थी। अभी तो बस शुरुआत थी। आज वो हिसाब पूरा करेंगी, सब कुछ हासिल करेंगी, अपने बेटे का बदला लेंगी। आज वो सब खत्म करेंगी या खुद खत्म होंगी। ऋतिक ने मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। वो कभी आहार्य को ऐसे हारा हुआ नहीं देख सकता था। मोहिनी सिंह इत्ती को लेकर एक कदम पीछे हुईं। वो कुछ बोलती कि तभी फिजा में एक जोरदार आवाज गूंजी। कोई कुछ रिएक्ट करता। उतने में पहाड़ का एक कोना टूटकर नीचे गिर गया। ले गया मोहिनी सिंह, इत्ती और उस हिस्से में खड़े मोहिनी सिंह के गार्ड्स को। हर ओर धूल ही धूल हो गई। आहार्य कुछ नहीं सोच सका। वो बस जोर से चीखते हुए जल्दी से उस ओर भागा। चेरी एंड गाइस, इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी ANE वाला टैब तक। बाकी की स्टोरी एंजॉय करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसे लगे एंड सब्सक्राइब द चैनल AS स्टोरी ऑडियो।